नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और क्वेश्चन पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आज के वीडियो का PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां पे जाके आज का PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न किए हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इन 4 ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और ये 2020 का 7 जून 2020 का थीम रहा खाद्य सुरक्षा दिवस का, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। ये रहा थीम। उद्देश्य इसका है, संपूर्ण विश्व में खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 7 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा जो हुई थी पहली बार, वो 20 दिसंबर 2018 को हुई थी और 7 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आइक मीट अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बताना है कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आइक मीट अभियान की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों, 5 जून 2020 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकमिट अभियान की शुरुआत की। यह पहल ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित है। ESL द्वारा शुरू की गई इस पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों की थिंक टैंक और व्यक्तियों को एकजुट किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर व वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। दोस्तों, आपको बताना है कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। इन 4 ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 200। तो दोस्तों, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निगमों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई। दोस्तों, आपको बताना है 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई। इन 4 ऑप्शनों को देखिए, पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका और चौथा ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। तो दोस्तों, 4 जून 2020 को ब्रिटेन की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों और देश के नेता ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया है। इस अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए।
तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। दोस्तों आपको बताना है कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला GS दीपक, दूसरा विजेंद्र नवनीत, तीसरा रुचि घनश्याम और चौथा राजेश भूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजेंद्र नवनीत। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन लोगों के पास भी हमारी वीडियो पहुंचे और जानकारी से अवगत हों। तो 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विजेंद्र नवनीत को जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर वह GS दीपक का स्थान लेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 जून 2020 को अनिल सूरी का निधन हो गया, वह क्या थे। दोस्तों अनिल सूरी क्या थे आपको बताना है, जिनका निधन 4 जून को हो गया। पहला ऑप्शन है साहित्यकार, दूसरा ऑप्शन इतिहासकार और तीसरा ऑप्शन है गणितज्ञ और चौथा ऑप्शन है फिल्म निर्माता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म निर्माता। अनिल सूरी एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन 4 जून को हो गया। 4 जून 2020 को प्रसिद्ध निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। उनका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ है। वह कर्मयोगी, राज तिलक जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। वर्ष 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह अनाज और जितेंद्र अवनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन किया था। तो इतना आपको अनिल सूरी के बारे में पता होना चाहिए, जिनका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ है। तो अगला प्रश्न है 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन कार्यकारी का निर्देशक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो पहला है IMF, दूसरा ऑप्शन WTO और तीसरा ऑप्शन WHO और चौथा ऑप्शन विश्व बैंक समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक समूह। तो दोस्तों 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। वर्तमान में डेविड मलपास विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में किसने 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो पहला ऑप्शन है विक्रम किर्लोस्कर, दूसरा ऑप्शन संजीव बजाज और तीसरा ऑप्शन है राजीव बजाज और चौथा ऑप्शन उदय कोटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उदय कोटक। तो दोस्तों जून 2020 में कोटक महिंद्रा बैंक के MD एवं CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया। इसके साथ ही बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और MD संजीव बजाज की CII के उपाध्यक्ष बने। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आपको बताना है कि 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कृषकों को फसल बीमा उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है कृषकों को अस्थायी न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना और तीसरा ऑप्शन किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार और अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश को मंजूरी दी।
इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। इस अध्यादेश से एक भारत एक मंडी के लिए रास्ता साफ होगा। यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। इसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अनाज, दालों, तिलहन, खाद, तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों, अनाज, दालों, तिलहन, खाद, तेलों और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। तो अगला प्रश्न है कि 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी है। दोस्तों, आपको बताना है कि 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी। इसमें गाजियाबाद में वर्ष 1975 में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर दिया गया है। वर्तमान में वर्ष 2010 में स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध आयोग का एक स्वायत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी मानव श्रम और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम इस्तेमाल करना है। विलय से औषध कोष और लिखे गए नुस्खे के विवरण का प्रकाशन और आयुष दवाओं के मानकों का केंद्रित और सशक्त विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो अगला प्रश्न है 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के किस नए नाम को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। और पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट और तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट और चौथा ऑप्शन है नानाजी देशमुख ट्रस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के किस नए नाम को मंजूरी दी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को मंजूरी मिली है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए नाम की घोषणा की। तो अगला प्रश्न है कि 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको बताना है कि 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन नितिन गडकरी और तीसरा ऑप्शन आर.के. सिंह और चौथा ऑप्शन पीयूष गोयल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. सिंह। दोस्तों, 3 जून 2020 को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया। इसने भारतीय बिजली बाजार को विश्व में कुछ बिजली बाजारों के लीग में स्थापित कर दिया है जिनके पास रियल टाइम मार्केट है। रियल टाइम मार्केट एक दिन में प्रत्येक 30 मिनट के लिए होगा, जो कि समान मूल्य के साथ दोहरी पक्ष वाली नीलामी पर आधारित होगी और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के लिए खरीद बिक्री बोलियों को प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। तो अगला प्रश्न है कि जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दोस्तों, आपको बताना है कि जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो पहला ऑप्शन है एडिडास, दूसरा ऑप्शन है पैनासोनिक और तीसरा ऑप्शन है सोनी और चौथा ऑप्शन है सैमसंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडिडास। तो दोस्तों, जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वर्ष 2017 मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। भारत में एडिडास के अन्य ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध क्रिकेटर रोहित शर्मा, प्रसिद्ध धाविका हिमा दास तथा बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हैं। तो
तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो पहला ऑप्शन है रेखा सिंह, दूसरा ऑप्शन कुशल पाल सिंह, चौथा ऑप्शन राजीव सिंह और चौथा ऑप्शन है राजीव अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो गया राजीव सिंह। दोस्तों जून 2020 में राजीव सिंह दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर उन्होंने कुशल पाल सिंह का स्थान लिया। अब कुशल पाल सिंह कंपनी के मानद अध्यक्ष होंगे। DLF लिमिटेड गुरुग्राम स्थित है, एक व्यावसायिक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में चौधरी राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।